ठीक है जी, टोटल चैप्टर इसमें 11 है। और इसकी अगर हम ग्रिड देखें तो ग्रिड को मैं मतलब चैप्टर वाइज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो वेटेज उसकी कुछ इस तरह से बनती है कि एक पोर्शन है वो आपको 25 मार्क्स का है, दूसरा पोर्शन वो आपको 20 मार्क्स का है, तीसरा फिर 20 का, चौथा फिर 20 का, और फाइनली आपका पाँचवा जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का है। अब चूंकि आप लोग ऑलरेडी पेपर दे चुके होंगे, कैफ का कोई ना कोई पेपर आप सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा। और स्पेसिफिकली जिन बच्चों ने लास्ट अकाउंटिंग का पेपर जो इस अटेम्प्ट में दिया है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो आई कैप की तरफ से जो ग्रिड होती है, जी मैं इंशाल्लाह सईद भाई मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो नोट्स वगैरह ना ये डेली के मैं आपसे शेयर कर लिया करूँगा, उस वाले से आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन लें अच्छे तरीके से। या अगर एडिशनली आप अपने साथ भी कुछ नोट करना चाहते हैं तो वो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो मैं बात कर रहा था ग्रिड की। अब वो जो ग्रिड है ना बेटा, उस ग्रिड को हमने एक बेसिक अपनी हम प्रिपरेशन के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट उस ग्रिड का कतन आपने ये मतलब नहीं लेना कि यहाँ पे अगर उसने कहा है जी इसमें से 25 नंबर का पेपर पूछा जाएगा तो वो 25 का 30 नहीं हो सकता, या वो 25 का 20 नहीं हो सकता, या 15 वाला जो पोर्शन है उसमें से 15 से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता, या 15 से कम नहीं होगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जस्ट एक हमारी आप कह लें कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को लेके हम इंशाल्लाह चलेंगे। बट मेंटली हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी वो पूछ सकता है, कहीं से भी वो पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे ने अपने वो वीडियो कैम वगैरह अगर ऑन किए हुए हैं तो काइंडली अगर आप उसको बंद कर दें, तो उसमें यह है कि शायद किसी बच्चे को कोई डिस्ट्रॉक्शन वगैरह फील हो रही है, तो वो चीज़ें हमारी रिमूव हो जाएंगी। सेकेंडली मुझे आप थोड़ा सा ये बता दें कि आवाज़ मेरी सबको क्लियरली आ रही है, मतलब सारे बच्चे अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई मसला नहीं, दो चार बच्चे बता दें, अगर किसी को नहीं आ रही तो वो बता दें अपना कि जी मुझे क्लैरिटी में इशू आ रहा है कोई। ओके, अगर आप लोगों के बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ वगैरह नहीं है तो आप लोग खुद को अनम्यूट भी रख सकते हैं, मेरी तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ये आपने अपना खुद अपना एक डिसिप्लिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कंफर्टेबल होता हूँ कि बच्चे साथ साथ एंगेज रहें, बच्चे साथ साथ अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसको भी इंश्योर करें, तो वो टीचर को भी थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिल रही होती है। तो अक्सर मैं इस हवाले से बात करता होता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने मेरे से पढ़ा है गालबन शायद उन्हें पता हो कि मौलवी साहब होते हैं ना, कोई जो तकरीर कर रहे होते हैं, खुतबा दे रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को अक्सर देखा भी होगा कि मौलवी जब बोल रहे होता है तो मौलवी को आगे से अगर आप वो सुबहान अल्लाह की सूरत में या माशाल्लाह की सूरत में आप अगर फीडबैक ना दे तो मौलवी गुस्सा कर जाता है। तो टीचर में और मौलवी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, टीचर को भी आपके एंड से जो फीडबैक्स है ना वो साथ साथ चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जी जो सर। सुबहान अल्लाह है ना, ये सुबहान अल्लाह आपका चलता रहना चाहिए। ओके, अब अगर हम इसको चैप्टर वाइज देखें तो जो 25 मार्क्स का आपका जो पोर्शन है वो आपका कवर होता है बेटा चैप्टर नंबर 1 और 2 से। चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों आपके बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके सिलेबस में। तो ये दो चैप्टर अगर आप कवर करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका 25 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट आपका अटैम्प्ट हो सकता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रिड है उसमें हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, तीसरा चौथा पाँचवा, ये भी 20 मार्क्स का। थर्ड ग्रिड में आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6 और 7। अभी मैं चैप्टर का टाइटल नहीं देख रहा, टाइटल में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा कि कौन से चैप्टर में क्या है, क्योंकि डेफिनेटली हमने सारा कुछ डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ना ही है। और चौथी ग्रिड में आपके पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। एंड फाइनली चैप्टर नंबर 11 है आपका, ये चैप्टर नंबर आपका आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो जैसे आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था कि आपका चैप्टर नंबर 9 है वो भी आईटी का, और उसमें से भी ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का पेपर जो है ना उसमें एक्सपेक्टेड होता है। तो लाइक वाइज इन बी एम बी एस यहाँ पे भी आपका आईटी से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें भी अराउंड 15 मार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। अगर मैं प्रीवियस कुछ अटैम्प्ट्स का जिक्र करूँ आपसे, प्रीवियस अटैम्प्ट्स का, तो अगर हम बात करें, अगर हम ऑटम 2019 की हम बात करें
तो उसमें जो पासिंग रेशो थी वो ऑलमोस्ट 40% थी। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग 2019 की बात करें तो उसमें 36% थी। और इसी तरह आप पीछे जाते जाएं तो एक अटैम्प्ट आपकी जो बनती है तकरीबन कोई ऑटम 18 की बनती है, उसमें कोई 52% आपका रिजल्ट रहा है। बाकी इससे कम ही है। इवन के 14, 15, 16 की आप देखें तो वहाँ पे 20%, 21%, 23%, इस लेवल तक भी इसका जो रिजल्ट है ना वो आता है। अब क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी है सब्जेक्ट के हवाले से, किसी ना किसी आपने हमेशा की तरह किसी सीनियर से भी मशवरा किया होगा, तो जस्ट फॉर योर एंगेजमेंट मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगता है कि मतलब इतनी कम, जो ये मैं आई कैप का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी कम पासिंग रेशो की वजह क्या हो सकती है? क्यों इतना कम बच्चा पास होता है इस सब्जेक्ट में? हालांकि इसके बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो हर बंदा ऐसे ही कहेगा कि ये वो दवाई है कि रात को आप खा के सो लें तो सुबह तक आपको आराम आ जाता है, तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वेयर इज़ द डिफरेंस? क्यों जो रेशियो है वो कम है पासिंग की? आप में से कोई बच्चा वैल्यू ऐड करना चाहे? सर मोस्टली तो ये राय बनी हुई है कि रट्टा है BMBS, और मेरे ख्याल से यही गलत कंसेप्ट जो है, इसकी वजह से रिजल्ट कम आता है। ठीक है, आपके मुताबिक BMBS रट्टा नहीं है और जो रट्टा मारते हैं उनका पेपर रह जाता है। कोई और? सखी भाई, आपकी आवाज़ सुनना पसंद करूंगा। सर सेम मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, जैद आज़म आपका क्या ख्याल है? जी सर, यही बात है कि हम ये समझते हैं कि ये आसान सब्जेक्ट है और हम ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट एंड वाला मंथ भी एक पढ़ के तो हम इससे प्रिपेयर कर लेंगे और इजीली पास कर ओके, सकते हैं। फिर ठीक है, वो सही ज़्यादा भाई, आप बर्डन कुछ की कहना नहीं। चाहेंगे इस हवाले से? सर असल में ना जो सीनियर्स लोग हैं वो यही कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में बिठा देते हैं कि ये तो हमने 2 दिन में तैयार कर ली थी, 2 दिन में हो जाती है, इसका तो सिर्फ हेडिंग्स याद कर लें, अपनी तरफ से लिख लें, तो वो माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि ये तो हम कर लेंगे, 2-3 दिन में कर लेंगे। इस वजह से सर इसका जो रिजल्ट है ना वो डाउन चला जाता है। हालांकि ये ऐसा है नहीं, ये सारा मतलब हम अपना पूरा सेशन पढ़ें तो ही इसे हम कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा, अगर मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करूं, देखें, एक बेसिक सा उर्दू का एक मुहावरा बोला जाता है कि जी सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, सब ने हिसाब अपना अपना देना है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने ना इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लेना है कि हर किसी की जो कैपेसिटी है ना बेटा वो अपनी ही होती है, हर किसी की अपनी यूनिकनेस होती है। ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा अगर थ्योरी के सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसने 2 दफ़ा पढ़ के, 1 दफ़ा पढ़ के या वन नाइट स्टडी करके या पास पेपर करके अगर उसने गो थ्रू कर लिया है, तो ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आप भी उस तरह से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हमने बीइंग अ स्टूडेंट हमने इस चीज़ को देखना है। इवन के कोई किसी भी पेपर की आप बात ले लें, नॉट टिपिकली अबाउट BMBS, किसी भी पेपर की अगर आप बात करें तो उसमें सबसे पहले हमने अपनी कैपेसिटी को खुद हमने एनालाइज करना है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो किस तरह का है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ में हमने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी पढ़े, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़े, बट मेरी शायद स्कूलिंग अच्छी थी, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखना भी आता था, तो ऐसे वगैरह लिखने के वाले से कभी मुझे रट्टा मारना नहीं पड़ा। तो शायद मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा इजीली मैनेज कर पाता था कि मैंने अगर एक दफ़ा एक चीज़ को पढ़ ली है तो वो चीज़ मैं बाद में उसको कहीं पे भी अपने अल्फाज में मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता था। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता, ठीक है, कुछ जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कुछ बच्चे अच्छे होंगे, कोई थ्योरेटिकल में होंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप एक चीज़ सोचें ज़रा, आपने इंट्रो का पेपर दिया, इंट्रो का पेपर कितने मार्क्स का था? 100 का? 100 मार्क्स का था ना पेपर बेटा आपका? यस। यस सर। जी सर। अच्छा, और BMBS का कितने का? वो भी 100 का। 100। वो भी 100 का। तो अगर मैं आपको टेक्निकली बात समझाने की कोशिश करूं कि आपने इसमें से इस ये पेपर भी आपने 100 नंबर का ही अटैम्प्ट करना है और वो भी 100 का ही करना है, और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में लेने आपने 50 ही हैं, ठीक है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो यस चले सर। जितने भी हो जाए, मतलब जितने भी, मतलब 100 तक ही, 100 से ऊपर तो नहीं हो सकते। अब आप ये देखें कि एक पेपर है वो भी 100 का है, एक पेपर है वो भी 100 का है, तो क्या मतलब इन दोनों की आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की वेटेज सेम है ना बेटा?
तो जब वेटेज सेम है तो हम लोग मेहनत करने में क्यों फ़र्क डाल देते हैं? फिर हम लोग क्यों एक चीज़ को आसान समझते हैं और एक चीज़ को मुश्किल समझते हैं? अगर मैं आप लोगों से एफएससी के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूं, तो जिस जिस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं ना, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि उसके उर्दू में कम आए होंगे, उसके इस्लामियात में कम आए होंगे, उसके मुताले में कम आए होंगे, और उन मार्क्स की वजह से उसका मेरिट भी रहा होगा। एम आई राइट? यस नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग उस सब्जेक्ट को आसान समझ लेते हैं, और वो जो आसानी है वो आसानी काल को हमारे गले पड़ जाती है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर समझ लें या एक बरादराना कैपेसिटी में बड़ा भाई समझ लें, आप लोगों ने ना इस चीज़ को ईजी नहीं लेना, क्योंकि लाइफ में आप जिस भी चीज़ को ईजी लेंगे ना वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि ये आप पेपर पढ़ रहे हैं, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे, ये आखिरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। आखिरी दफ़ा समझ के पढ़ें, डेली का डेली करें, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह जो है ना, जैसे मैं टीचर आपको गाइड करें उस तरह से आप चलते रहें, तो इंशाल्लाह पेपर आपका कहीं नहीं रहेगा। सेकंड थिंग कि सीनियर्स के जो मशवरे होते हैं ना बेटा, सीनियर्स के मशवरों से ज़रा परहेज़ ही कीजिएगा ड्यूरिंग द स्टडीज़ खास तौर पर, क्योंकि जो एक टीचर की अपने स्टूडेंट को लेके जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं या उसका जो एक लॉयल्टी का लेवल होता है ना, वो शायद सीनियर का नहीं हो सकता। हमारा यहाँ पे एक बड़ा एक पहलू मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। हम लोग उस सीनियर को बाबा जी का रुतबा दे देते हैं जिस सीनियर की किसी पेपर में 4-5 अटैम्प्ट लगी होती हैं। हम उससे मशवरा करना पसंद करते हैं, और वो जारी बात है अपने बैड एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बताएगा। ठीक है, अगर किसी की अटैम्प्ट पहली अटैम्प्ट में हो गई है, ठीक है, तो समटाइम हम उसको भी इतना ऊपर कर देते हैं, इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि भाई क्या बात है, तुम्हारे जैसा तो अफलातून है ही नहीं है। अल्टीमेटली बात फिर वही है कि आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक देखना है, जो डिसीजन आपने लेना है आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लेना है। और मैं इंशाल्लाह बड़ा एक यूज़र फ्रेंडली किस्म का मेरा सॉफ्टवेयर है, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पूरी क्लास के हर बच्चे को मैं साथ लेके चलूँ। तो कहीं पे किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोगों ने मेरे से कंसल्ट करना है, और इंशाल्लाह मैं आपको टू माई मैक्सिमम, ठीक है, आई विल फैसिलिटेट ऑल ऑफ यू। क्लियर बेटा? अभी तक की जो हमारी बातचीत हुई है इसमें कोई क्वेश्चन किसी का आप में से? नो सर। ओके, टीचिंग के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपनी मेथडोलॉजी का जिक्र करूं, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि हमने इन चीज़ों को लेके किस तरह से चलना है, और उसके बाद फिर मैं अपने जो हमारा जो कोर्स प्लान है उसकी तरफ मैं जाऊंगा। मेरा तरीक़ेकार ये होता है स्पेसिफिकली BMBS में कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, और उस चैप्टर में लेट्स से 10 टॉपिक्स हैं, मतलब मैं उन 10 टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जिन टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस दिन मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाना है ना बेटा, जिस दिन उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा, जब हम वो पढ़ेंगे ना, तो बेटा उसी दिन मैं कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्लास में करवाऊँ, ठीक है, और 1 या 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे आपको होमवर्क के लिए दूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ दफ़ा बच्चा जब टॉपिक पढ़ लेता है ना, तो बच्चे को इस चीज़ का ही नहीं पता चलता, और ये मार्केट के हवाले से मैं जो मेरे तक क्यूरीज आती हैं, जो बच्चे मेरे से कंसल्ट करते हैं, वहाँ से ये चीज़ें मेरे तक पहुँची हैं कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल वर्थ क्या होगी फ्यूचर में जाके, दूसरा इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि आपने टॉपिक पढ़ा, बड़ा मुश्किल टॉपिक था, ठीक है, और अक्सर ऐसे होता है टॉपिक बज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है, और जब बच्चा उससे रेलेवेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेता है, तो बच्चा कहता है कि जी इसमें तो मुश्किल ही कुछ नहीं था, ये तो बड़ा आसान सी चीज़ थी, ये तो इजीली मैनेजेबल मतलब टॉपिक है। तो उससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा बूस्ट हो जाता है। और डेफिनेटली स्टडीज़ हैं या आपकी लाइफ का जो भी कोई आपका है मामला, उसमें कॉन्फिडेंस अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आप लोगों ने ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर 2 दिन लगा के 3 दिन लगा के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी ने कर लिया किसी ने ना किया, ऐसा नहीं है भाई। ये चीज़ें चलेंगी तो साथ साथ चलेंगी, और साथ साथ जो बच्चे साथ साथ करेंगे डेफिनेटली आगे फ्यूचर में जाके पेपर अटैम्प्ट करते हुए उन्हीं को ये आसानी होगी। दूसरी चीज़, आज चूँकि पहला दिन है, 3 दिन की रिलैक्सेशन होगी, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के बाद क्लास में छुट्टी,
और होमवर्क और जो टेस्ट वगैरह होगा उसमें किसी किस्म की बेटा कोई माफ़ी नहीं मिलनी। वो काम आप करेंगे, अपने आप को बाउंड करेंगे तो काम अच्छे तरीके से चलते रहेंगे, नहीं करेंगे तो चीज़ें स्टक हो जाती हैं, गैप आ जाता है। और जब गैप आ जाता है ना बेटा आपका, तो गैप के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना ना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो करते 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 वो दिन भी आ जाता है कि जी अब कल पेपर है तो रात को समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें और क्या छोड़ें। फिर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि जी कोई तरीका बता दें कि हम एक रात में BMBS किस तरह से तैयार कर सकें, और वहाँ पे सारे नीम हकीम बैठे होते हैं, वो आपका मज़ीद दिमाग ख़राब करने के लिए वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो आपको फ्री फंड में ऑफर कर रहे होते हैं, और आप लोग कभी किसी की सुनते हैं कभी किसी की सुनते हैं। तो हमने इस तरह के रफड़ों में नहीं पड़ना, ठीक है। हमने डे 1 से ही हमें क्लैरिटी होगी कि हमने किस तरह से मामला को लेके चलना है। अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है आपको? सर कोर्स कवरेज प्लान। कोर्स कवरेज प्लान, ओके। अब ये बनाया कुछ इस तरह से हुआ है कि इसमें आपका जो वीकली हमारा जो टास्क होगा ना वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। टॉपिक वाइज डिटेल में मैं नहीं गया, वीकली बेसिस पे इसको रखा है। और जो बच्चे पहले मेरे से पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मैं इसी पैटर्न पे ही बनाता हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। अब आप ये देखें कि हमारा वीक नंबर 1 ये हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 29 मार्च, आज 29 मार्च है, 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ये वीक होगा, और इस वीक में हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। अच्छा, अब आप में से हो सकता है किसी बच्चे के जहन में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जी अभी आपने डिस्कस किया कि जो चैप्टर नंबर 1 और 2 हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं, तो आप उसको 1 और 2 से स्टार्ट क्यों नहीं करवा रहे? देखें, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है ना वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं उसमें कि अगर वो स्टार्ट हम उसको कर लेना तो एक तो वो चैप्टर्स लेंथी हैं, ठीक है। दूसरा कहीं ना कहीं भी जाकर थोड़े से बोरिंग भी हो जाते हैं। तीसरा उसमें थ्योरीज बहुत हैं, खासतौर पे चैप्टर नंबर 1 में। तो वो आपका जो बेसिक्स, मेरा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बाकी मतलब अगर कोई चैप्टर 1 से भी स्टार्ट करवाता है तो वो डेफिनेटली जैसे उनको बेहतर लगता है। तो वो चीज़ जो है ना, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है वहाँ से हम उस चीज़ को स्टार्ट करें, और डेफिनेटली करना तो हमने है ही है। दूसरी चीज़, चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने एंड पे इसलिए रखा हुआ है कि वो पेपर्स के तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले या महीना पहले वो चीज़ें आपने कवर की होती हैं, और ताज़े ताज़े उसके टेस्ट भी हुए होते हैं। जब आपने उसके टेस्ट दिए होते हैं, चीज़ें आपने याद की होती है ना, तो उसका इमीडिएट बेनिफिट आपको पेपर में जाके हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा होता। तो वो चीज़ें आपके एक पैसिव मेमोरी में वो चीज़ें आपकी मौजूद रहती हैं। तो बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जिनके तहत मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करवाता अपना सिलेबस, मैं चैप्टर 3 से करवाता हूँ। अब आप इसको देखते जाएँ तो इस वीक में हम ये पढ़ेंगे। ये आपको एक टेस्ट वाला कॉलम भी नज़र आ रहा है। ये टेस्ट आपके वो वीकली टेस्ट हैं, या ये आपका वो मंथली टेस्ट होगा, ये जो ऑफिशियली होता है। जो डेली का आपको मैंने क्वेश्चन वगैरह देना है वो इसमें शामिल नहीं है, वो हम टॉपिक टू टॉपिक इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो हमारे पहले 2 वीक्स में हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर 3 का प्रॉपर पूरे का टेस्ट भी हो जाएगा। जब आपने चैप्टर 3 का पूरे का टेस्ट देना है ना, तो उससे पहले आप एक-एक 2-2 टॉपिक्स के छोटे छोटे टेस्टों की सूरत में आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो डेफिनेटली जब आप वो छोटे छोटे या 2-2 3-3 सवाल 4-4 सवाल आपने किए होंगे टॉपिक में से, तो पूरे चैप्टर का टेस्ट देना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है। तीसरे, चौथे और 5वें की एक ग्रिड बनती है। तो आप ये समझ लें कि आपका हमारे स्टडीज़ के चौथे वीक में जाके हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रिड हमारी तैयार हो चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे कितने चैप्टर कवर हो रहे हैं? हमारे यहाँ पे 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। और अगर मैं आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करवाता हूँ तो वो ऑलमोस्ट आपको कोई महीना सवा लग जाता है, और उसमें अभी आपका दूसरा चैप्टर ही चल रहा होता है। अगले चैप्टर कुछ छोटे भी हैं, ठीक है, लेकिन महीने में, सवा महीने में अगर आपका दूसरा चैप्टर ही चल रहा है ना, तो बच्चा वैसे ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट ये आता है कि बच्चा समझता है कि यार हमारा तो कोर्स ख़त्म ही नहीं होना, हम तो गलत जगह फंस गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी एक बच्चा जो है ना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। अब यहाँ पे जाके हमारे 7वें हफ्ते में आपको ये जो है ना आई कैप का आपका रिजल्ट भी आना है, और आगे ईद उल फितर भी है, तो ये पूरा वीक जो है आपकी ये क्लासेस ऑफ होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके हमारे 12वें वीक में जाके आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, और मिड टर्म एग्जाम में तीसरा, चौथा, पाँचवा या उस सिचुएशन के मुताबिक हम देख लेंगे, अगर किसी चैप्टर को ऐड लेस करना पड़ा तो वो हम कर लेंगे, उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। फाइनली मिड टर्म के बाद
आपका चैप्टर नंबर 10, 11, 1 और 2, ठीक है, वो आपका होगा। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप ये देखें कि 16वें हफ्ते में जाके हमारा 17 जुलाई को हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 17 जुलाई को आपकी जो रेगुलर कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, 17 जुलाई को। और उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उनका एक फाइनल टर्म आपका एग्ज़ाम होगा। एक आपका मिड टर्म हो गया हाफ कोर्स का, वीकली टेस्ट आपके साथ साथ चल रहे हैं, और एक आपका फाइनल टर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका एक मॉक एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे मैंने टेंटेटिव डेट लिखी हुई है 20 अगस्त, टेंटेटिव है, और इसमें जारी बात है छुट्टियाँ भी आ जाएंगी बीच में, तो ये 20 अगस्त को आपने फ़िलहाल फाइनल नहीं समझना, वो इंशाल्लाह ऑफिशियली आई के आपके पैटर्न के मुताबिक जो आपके मॉक एग्जाम्स होंगे उसके हम डेट शीट आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो आप अगर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स देखते हैं तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बन रहे हैं 90। तो इंशाल्लाह 90 लेक्चर्स में हम बड़े आसानी से बड़े अच्छे तरीके से हम अपना सारा जो सिलेबस है इंक्लूडिंग टेस्ट, इंक्लूडिंग मिड टर्म्स, इंक्लूडिंग फाइनल टर्म, हम उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अब अल्टीमेटली सारी चीज़ें बेटा डिपेंड करेंगी आप पे, तो जितना ज़्यादा करेंगे बेटा उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताइएगा। नो सर। को किसी किस्म के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सुनी सुनाई बात हो? सर एक और भी मसला है जी सर, ये अक्सर ये हम अभी घर में है सर, तो अभी नेट का बहुत प्रॉब्लम है। तो सर ये रिकॉर्डिंग मिल सकेगी कि अक्सर क्लास के टाइम पर सर नेट काम कर नहीं कर रहा होता। देखें, पता क्या बात है, इस टाइम ना हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स के लिए हमारे पास इनरोलमेंट करवाई हुई है, कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लासेस के लिए हमारे पास हैं। तो जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे होंगे उनको तो डेफिनेटली हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड करनी ही है। लेकिन मैं जी ज़ाती सर। तौर पे ये प्रेफर करता हूँ कि बच्चा रिकॉर्डिंग वाले पैटर्न पे ना जाए, बच्चा लाइव क्लास ले जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सुन के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ भी लेंगे तो वो उस तरह से उसकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी आप इंश्योर नहीं कर सकते। नहीं सर, बट हम एक बच्चा है, लेंगे तो जैसे लेंगे मैं शायद इंटरेक्टिव आपकी सर। बात कर लूँ, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है आप रेगुलर स्टूडेंट हो, किसी वजह से अगर आपका कोई एक लेक्चर मिस हो गया है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम जी नहीं है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू सर। लेकिन वो रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि क्लास के टाइम पे आप क्लास ना लें। रिकॉर्डिंग लेने के लिए कम से कम आपकी 5 आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए एक वीक में। एक वीक में एक छुट्टी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि जी आप कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल ही जाती है ना तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, बात खत्म। नहीं सर, लेंगे तो लायो। ठीक है, बाकी दुआ करें कि इंस्टीट्यूट खुल जाए, जल्दी खुल जाए। डेफिनेटली जो एक आपका फिजिकल है वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बट मेन थिंग इज़ कि हम गिवन सर्कमस्टांसिस में देखें, लाइफ में ना आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में दी बेस्ट करना है आपने। और अगर हम देखें बिजनेस मैनेजमेंट की हम बात करें, अगर सब्जेक्ट भी हमारा यही है ना, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़, कि हमने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है और रवैयों को, ठीक है, बिहेवियर्स को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो जहाँ पे बिजनेस मैनेज करना है वहाँ पे आप बिजनेस को छोड़ के ज़रा एक लम्हे के लिए अपने माइंड में आप लाइफ मैनेजमेंट का तस्वर लें हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैनेज कर ही रहे होते हैं ना। हम अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं, हम स्टडीज़ के प्रेशर को, फैमिली के प्रेशर को, बाकी सारी चीज़ों को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो लाइकवाइज बिजनेस मैनेजमेंट, अच्छा अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेफिनेटली आपने एक ख़ास किस्म की क्वालिफिकेशन के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप एक ही काम करेंगे, और वो आप क्या करेंगे, वो आप बिजनेस को मैनेज करेंगे। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर हो सकता है मैं बिजनेस ना करूं, मैं जॉब ही करूं। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में भी बेटा मैनेज तो किसी का बिजनेस ही कर रहे हैं ना आप। एग्रीड? यस सर। यस तो सर। बिजनेस मैनेजमेंट तो आपसे कहीं नहीं जाने वाली, वो तो आपकी ज़िंदगी के साथ ही है, ठीक है। तो उस बिजनेस मैनेजमेंट में हमने किस तरह से किन चीज़ों को हमने लेके चलना है वो डेफिनेटली हम इसमें पढ़ेंगे। मैं वैसे ही आपको वर्बली बता देता हूँ कि हमारा जो है ना जो सिलेबस है उस सिलेबस में पहले तो जो 2 चैप्टर्स हैं वो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के वाले से ही हैं। तीसरा चैप्टर जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करवाना है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बाकी मामला क्या है,
तो इस पीरियड का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जिसमें 3, 4 और 5 चैप्टर आपका आ जाता है। फिर उसके बाद बिहेवियर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये मोटिवेशन आ जाती है कि आपने किस तरह से मोटिवेट करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 है, लीडरशिप। ठीक है, कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप को अंडरस्टैंड करना। तो लीडर में और मैनेजर में फ़र्क होता है। आप बिजनेस मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, आप एक लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस मौजूद है, वो हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। फिर उससे अगला हमारा जो चैप्टर है वो आ जाता है टीम मैनेजमेंट में, कि हम टीम को किस तरह से मैनेज करें। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का वजूद, ठीक है, मैं बताता होता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन में भी, कि ऑर्गेनाइजेशन का वजूद आया ही तब था, बना ही तब था, जब इंसान को अपनी इनकैपेसिटी का पता चल गया, जब इंसान को ये रियलाइज़ हो गया कि वो अकेला सारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहाँ से फिर 2 लोग, फिर 4 लोग, और करते करते, ठीक है, आपके काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, कारोबार स्टार्ट हो गया, एक इदारा बन गया। तो उस इदारे में टीम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10, नेगोशिएशन स्किल्स और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब ये दोनों जो मेन टॉपिक्स हैं, जो ऑलमोस्ट पूरे का पूरा चैप्टर है, वो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आपने नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है, और आपने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। वहाँ पे आप समझ लें कि वहाँ पे अगर 2 सफ़े थे, तो यहाँ पे 4 सफ़े हो जाएंगे। डिटेल थोड़ी ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन का, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वही हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए मसला नहीं बनता, और उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन भी आना होता है। तो वो बच्चा इजीली उस चैप्टर को अंडरस्टैंड भी कर लेता है और उसका क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लेता है। और फाइनली आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 11, जो है आपका MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप देखेंगे अकेला चैप्टर है, अकेला चैप्टर है, जिसकी 15 नंबर की वर्थ है। तो आपको तो फील यही हो रहा है ना कि यार ये बड़ा मुश्किल चैप्टर भी होगा। क्या ख्याल है? यस सर। तो मुश्किल तो कोई नहीं है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इसमें से आपको जो क्वेश्चंस है वो सिनेरियो बेस्ड नहीं आते। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आई कैप सीधा सीधा पूछता है। तो चूंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है, तो उसका आंसर भी सीधा सीधा आपने देना है। तो बज़ाहिर देखने में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और बच्चे परेशान भी होते हैं इस चैप्टर को लेके। तो इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी का जो इलाज है वो आपको मतलब आपके टीचर की तरफ से मिल जाएगा। तो बस आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये इजीली मैनेजेबल हैं चीज़ें। इंशाल्लाह हमने बस एक चीज़ जो एक बच्चे ने स्टार्ट में बताई थी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है ना बेटा, वो हर चीज़ की एक बुनियाद है। किसी भी काम में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो जस्ट कंसिस्टेंसी आप लें। देखें, अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करके बताऊं, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि कुरान पाक में नमाज पढ़ने का हुक्म है, ऐसे ही है जी? जी सर। अच्छा, अब वो जो नमाज पढ़ने का हुक्म है ना, वो एक्चुअली नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, वो नमाज कायम करने का। नमाज पढ़ने में और नमाज कायम करने में बड़ा फ़र्क है। और आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि कायम करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो जो कायम है ना, वो कायम का वर्ड कंसिस्टेंसी को शो करता है। तो हमने अपनी स्टडीज़ में भी उस कंसिस्टेंसी को हमने इंश्योर करना है। ओके बेटा? जी सर। यस सर। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम अपने इंशाल्लाह सिलेबस का बाकायदा आगाज़ हम कल इंशाल्लाह अपना करेंगे। तब तक आप लोग अपनी को बुक्स वगैरह भी अरेंज कर लें, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा सिलेबस का। जब चीज़ आपके सामने होगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो आज के दिन में आप ये चीज़ें अपनी कर लें, और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो बेटा आई एम हेयर टू रिस्पॉन्ड यू। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जी सर। खुश रहें, ओके आबाद सर, रहें, अल्लाह और हाफिज। कहानियाँ अपना बांटे खुदा। दूसरों के लिए भी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, यस सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।